गया। राजा राम मोहन राय ने वैसे तो राजनीति के संबंध में, धर्म के संबंध में, परंपराओं के संबंध में बहुत सारे अपने विचार रखे हैं। शिक्षा के संबंध में भी उन्होंने विचार रखे हैं, लेकिन मेन जो उन्हें माना जाता है, प्रमुख रूप से जो उनके विचारों को माना जाता है, वो समाज संबंधी विचारों को, समाज सुधार संबंधी विचारों को माना जाता है कि उन्होंने समाज को सुधारने के लिए बहुत प्रयास किया था। उसके पीछे बहुत बड़ा कारण भी है कि जब उन्होंने देखा कि समाज में बहुत ज़्यादा कुरीतियाँ फैली हुई हैं, बहुत गलत रीति रिवाज है, कुप्रथाओं से दबा हुआ है, ऐसी स्थिति में उन्होंने हिंदू प्रथाओं के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई। तो सबसे बड़ा जो उन्होंने पहला काम किया या सबसे बड़ा काम किया, उन्होंने सती प्रथा का विरोध किया। उसके पीछे बहुत बड़ा कारण था कि उनके बड़े भाई थे जिनका नाम जगमोहन था, और 1811 में उनकी मृत्यु हो गई। उनके बड़े भाई जगमोहन की मृत्यु के बाद उनकी भाभी को स्वयं की इच्छा के विरुद्ध बल प्रयोग द्वारा उन्हें सती कर दिया गया था। यह अमानवीय जो उन्होंने दृश्य देखा तो उन्हें बहुत ही तकलीफ हुई और हमेशा के लिए उनके हृदय पटल पर यह अंकित हो गया। उन्होंने उसी दिन से शपथ ली कि इस सती प्रथा को वो समाप्त करेंगे। उनका कहना है कि ये जो प्रथा है वो शास्त्र सम्मत नहीं है, यानी हमारे शास्त्रों में कहीं भी नहीं लिखा गया है कि इस तरीके से एक पति की मृत्यु के बाद किसी महिला को उसके साथ सती हो जाना चाहिए। सती प्रथा को यदि हम जानते हैं तो सती प्रथा के अंतर्गत यदि किसी स्त्री का पति समाप्त हो जाता है तो उसको उसी के साथ जला दिया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता था कि जो विधवा थी वो प्राय ऐसा देखा जाता था कि कम उम्र में जो विधवाएं हो जाती थी उनके साथ ऐसा ज़्यादा किया जाता था। कारण ये था कि उनके लालन पालन से, उनके भरण पोषण से बचा जा सके, क्योंकि उनके भरण पोषण की जिम्मेदारी दूसरे परिवार के ऊपर आ जाती थी। महिलाओं को ऐसा लगता था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये अगर रहे तो परिवार के पुरुषों की नीयत इसके ऊपर खराब हो जाए। इसलिए महिलाओं को तो ये होता था कि किसी तरीके से इसको यहाँ से निकाला जाए, ख़त्म करा जाए, और पुरुष उस विधवा स्त्री के भरण पोषण की पर होने वाले खर्चे की जिम्मेदारी से छुटकारा पाना चाहते थे। इसलिए प्राय उनको सती कर दिया जाता था, जिंदा ही जला दिया जाता था। ऐसा माना जाता है कि उन्हें अफीम दी जाती थी। अफीम के नशे में वो अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठती थी और वो सती होने के लिए तैयार हो जाती थी। उन्होंने जो प्रयास किए, उन्होंने 18 से 18 में, राजा राम मोहन राय ने 18 से 18 में सती प्रथा के खिलाफ अपना आंदोलन प्रारंभ किया। उन्होंने उसके ऊपर एक पुस्तिका भी लिखी और जिसके आधार पर अंग्रेजी सरकार ने सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया। तो सती प्रथा के लिए इस तरीके से उन्होंने कार्य किया। उसके बाद जो उन्होंने कार्य किया वो नारी स्वतंत्रता, नारी अधिकार और नारी शिक्षा के लिए उन्होंने कार्य किया। उन्होंने जब देखा कि भारत के अंदर नारियों की स्थिति बहुत ही ज़्यादा दयनीय है, उन पर बहुत अत्याचार होता है, दहेज प्रथा के लिए उनको जलाया जाता है, सती प्रथा है, विधवा वो रह जाती हैं सारी में, बहु पत्नी प्रथा जो है वो रहती थी। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने अशिक्षित थी महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। उनको हमेशा अपमानजनक स्थिति का सामना करना पड़ता था। ऐसी स्थिति में उन्होंने देखा कि एक नारी अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक पराधीन रहती है, अपमान को सहती है। उनकी दीनहीन स्थिति को देखकर राजा राम मोहन राय ने उनकी स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए, स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए अपना आंदोलन स्टार्ट किया। उन्होंने इस बात को मानने से इनकार किया कि स्त्रियां जो हैं पुरुषों की अपेक्षा मंद बुद्धि होती हैं। उन्होंने भारतीय इतिहास के उदाहरण दिए। उन्होंने लीलावती, भानुमति, कालिदास की पत्नी मैत्री, वैदेही और बहुत सारी महिलाओं का उदाहरण दिया कि किस तरीके से वो महिलाएं बहुत बुद्धिमान थी।
यदि पुरुष उनके अनुसार यदि पुरुष और स्त्री दोनों के चरित्र की तुलना की जाए तो आसानी से पता चल जाएगा कि ईमानदार और चरित्रवान महिला ज़्यादा होती हैं बजाय पुरुष के। उनका यही मानना था कि उनका चारित्रिक रूप से भी महिलाएं जो ज़्यादा सशक्त होती हैं बजाय पुरुषों के। राजा राम मोहन राय ने के समय में किसी महिला को अपने पति की संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होता था कि यदि पति है उसको छोड़ दे या चला जाए या वो विधवा हो जाए, पति मर जाए, तो उसकी संपत्ति के ऊपर उसका कोई अधिकार नहीं होता था। ऐसी स्थिति में राजा राम मोहन राय ने इस जो प्रथा थी उसकी कटु आलोचना करी और 1822 में उन्होंने एक लेख लिखा जिसका शीर्षक था हिंदू उत्तराधिकार विधि पर आधारित स्त्रियों के प्राचीन अधिकारों का आधुनिक अतिक्रमण। उन्होंने कहा कि प्राचीन समय में भी हमारा जो प्राचीन परंपराएं हैं, प्राचीन जो हमारे धर्म कहते हैं, वो कहते हैं कि पति द्वारा छोड़ी हुई संपत्ति में स्त्री को अपने पुत्र के बराबर भाग मिलता है और पुत्री को 1/4 भाग मिलता है। अर्थात उन्होंने कहा कि अपने पति की संपत्ति पर, अपने पिता की संपत्ति पर भी एक महिला का अधिकार होता है। इस तरीके से उन्होंने जो आज हम देख रहे हैं कि आज लड़कियों का अपने पिता की संपत्ति पर अधिकार होता है। पत्नी का तो बहुत टाइम से कानून मिल गया है, पत्नी का तो अपने पति की संपत्ति पर पूर्ण अधिकार होता ही होता है, लेकिन आज हम देखते हैं कि महिलाओं का अपने पिता की संपत्ति पर अधिकार होता है। तो उसकी नींव राजा राम मोहन राय ने ही डाली थी। वो बहुपत्नी प्रथा के विरुद्ध थे। हमारे जब वो थे राजा राम मोहन राय, तब राजा महाराजा यहाँ तक कि आम जनता भी के पुरुष जो थे वो एक से ज़्यादा विवाह कर लिया करते थे। और ऐसी स्थिति में दोनों ही जो स्त्रियां या 3-4 जो भी स्त्रियां होती थी वो बहुत दुखी होती थी। एक राजा के बारे में तो सुना है उनकी 365 रानियां थी। तो किस तरीके से उन रानियों के साथ वो न्याय कर पाते होंगे। तो इसके विरुद्ध उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई और उन्होंने कहा कि एक हिंदू पुरुष जो है वो मजिस्ट्रेट से लाइसेंस लिए बिना अपनी पहली पत्नी के जीवन काल यानी उसके जिंदा रहते हुए दूसरी शादी नहीं कर सकता है। तो इस तरीके से उन्होंने इस जो कुप्रथा था उसका भी अंत करने का प्रयास किया। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि जो विधवा हो जाती हैं उनको भी पुनर्विवाह करना चाहिए। जो महिला विधवा हो जाती है उन्हें केवल एक आदमी के चले जाने के बाद के मात्र उसके नाम के ऊपर अपनी सारी सुख सुविधाएं, अपना सारा श्रृंगार त्याग करके नहीं रहना चाहिए, उन्हें पुनर्विवाह कर लेना चाहिए। इस बात के ऊपर उन्होंने बहुत दिया। और जो प्रौढ़ जो विधवाएं हैं उनके लिए भी उन्होंने आह्वान किया कि वो आत्मसम्मान के साथ अपना जीवन जिएं। जो कम उम्र की विधवाएं हैं उन्हें अपनी शादी कर लेनी चाहिए और जो प्रौढ़ विधवाएं हैं वो शादी नहीं कर पाती हैं क्योंकि बच्चे बड़े हो गए हैं, उन बच्चों को कोई दूसरा पुरुष स्वीकार नहीं करता है, तो उन्हें भी अपना जीवन आत्मसम्मान के साथ जीने का अधिकार देने की बात राजा राम मोहन राय कही थी। राजा राम मोहन राय ने लड़कियों और स्त्रियों और महिलाओं की शिक्षा पर विशेष बल दिया था। उन्होंने कहा भारतीय समाज की ये आवश्यकता है कि उनको शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए, तभी उनके जो प्रति है जो समाज में जो स्थिति आज खराब है वो उस स्थिति से तभी उभर पाएंगी कि जब उनके अंदर शिक्षा का संचार होगा। वो शिक्षा प्राप्त कर पाएंगी, अपने पैरों पे अपने आप को खड़ा कर पाएंगी। तो इस तरीके से जो नारी के प्रति सम्मान जो था उनके स्वभाव में हो गया था। वो अपने जीवन काल में स्त्री और पुरुष दोनों को समान स्तर देना चाहते थे। उन्होंने सती प्रथा के सबसे ज़्यादा जो था वो सती प्रथा के विरोध में उन्होंने अपना जो विरोध चलाया था, अपना आंदोलन चलाया था, वो सती प्रथा के विरोध में चलाया था और काफ़ी हद तक वो उसमें सफल भी हुए थे। और भी जो कुप्रथाएं फैली हुई थी जैसे जाति प्रथा और जातिगत संकीर्णता का विरोध, जैसा कि हमें उनके नाम से ही विदित हो चुका है कि इन्होंने राय को ही अपना लिया था। उन्होंने बैनर्जी जाति को, चूँकि वो ब्राह्मण कुल में जन्म लिया था,
और ब्राह्मण होना अपने आप में गर्व का विषय है, लेकिन उन्होंने उसे समाप्त कर दिया था। राजा राम मोहन राय का कहना था कि भारत के अंदर जो जाति व्यवस्था है, उपजाति व्यवस्था है, वो हिंदुओं की राजनीतिक कमजोरी का परिणाम है, पराधीनता का कारण है, जिससे सामाजिक जीवन में बहुत ज़्यादा संकीर्णता फैलती है। उन्होंने जातिवाद का बहुत ज़्यादा विरोध किया। उनके अनुसार जाति जो है उसका आधार जन्म नहीं वर्ण कर्म होना चाहिए, कि अर्थात के जन्म के आधार पर ब्राह्मण के यहाँ ब्राह्मण ही जन्म ना ले, क्षत्रिय के यहाँ एक क्षत्रिय का ही जन्म नहीं होता। जो व्यक्ति जिस तरीके से कार्य करता है उसके ऊपर उसकी जाति निर्धारित होनी चाहिए। उस समय हम ज़्यादा वो कहते थे कि 4 जातियाँ ही होनी चाहिए, और जो भी कर्म करे, यानी कि अगर अध्ययन और अध्यापन का कार्य करता है तो वो ब्राह्मण कुल का हुआ, यदि वो शस्त्र चलाता है, रक्षा करता है अपने राज्य की, तो वो क्षत्रिय का जन्म हुआ। यदि वो किसी तरीके का व्यवसाय करता है, बिजनेस करता है, तो वो वैश्य का जन्म हुआ और वो लोगों की सेवा करता है। वो पढ़ नहीं पाता, वो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाता, सेवा करता है, तो शूद्र हो गया। अर्थात ये है कि एक ब्राह्मण के घर भी क्षत्रिय का जन्म हो सकता है यदि ब्राह्मण का बेटा अस्त्र और शस्त्र को चलाता है। यदि ब्राह्मण का बेटा यदि बिजनेस करता है तो उसके यहाँ वैश्य का भी जन्म हो सकता है। और कहने का तात्पर्य है कि जाति जो है वो जन्म के आधार पर नहीं, कर्म के आधार पर होनी चाहिए। दूसरा, उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति को जाति के आधार पर श्रेष्ठ या हे नहीं माना जा सकता। उसको श्रेष्ठ और हे उसके गुणों के आधार पर, उसकी मान्यताओं के आधार पर, उसकी उपलब्धियों के आधार पर श्रेष्ठ और हे मानना चाहिए। अर्थात आज जो जातिगत, अभी तो हम देखते हैं कि हमारे समाज में जाति प्रथा को बहुत ज़्यादा ही बढ़ावा दिया जा रहा है, और आरक्षण ने तो जाति प्रथा को कुछ ज़्यादा ही बढ़ावा दे दिया है। और हमारे यहाँ जिस तरीके से चुनाव होते हैं कि हमारे जाति को जाति को प्रमुख मानकर, हमारे यहाँ जातिगत भावनाओं को उकसा कर हमारे यहाँ चुनाव होते हैं, तो उन सब इस जातिगत प्रथा पर और जातिगत जो संकीर्णता थी उसको उन्होंने बहुत ज़्यादा उसका विरोध किया था, और जाति प्रथा को समाप्त करने के लिए उन्होंने अपना बहुत प्रयास किया था। अंधविश्वास का भी उन्होंने बहुत विरोध किया था। हमारे समाज में आज भी हैं, और इन दिनों तो बहुत ज़्यादा अंधविश्वास थे। जैसा कि हम बहुत सारे अंधविश्वासों को जानते हैं, भूत प्रेत को मानना या पूजा पाठ को मानना या ऐसी बहुत सारी चीज़ों को मानना जिससे अंधविश्वास लगती है, उन्होंने उनका हमेशा विरोध किया। उन्होंने नशीली दवाओं के इस्तेमाल के विरुद्ध भी अपना अभियान चलाया था। उनके अनुसार जो भी हमारा युवा वर्ग है वो नशे का आदी होता जा रहा है, और उस नशे के उसमें हमारे समाज को बहुत बड़ा जो है वो नुकसान झेलना पड़ रहा है। आज भी हम देखते हैं कि ड्रग्स के हमारे वो जो युवा हैं वो ड्रग्स के आदी हो जाते हैं, और अपनी युवावस्था में ही अपने शरीर को पूरी तरीके से समाप्त कर लेते हैं, और वो बूढ़े जैसे लगते हैं। तो उन्होंने अंधविश्वास जो हमारे समाज में फैला हुआ है उस सब का विरोध किया। नशीली दवाइयाँ जो युवा वर्ग लेता था, बुजुर्ग वर्ग लेता था, या युवा वर्ग जब लेता है तो बुजुर्ग हो ही नहीं पाता, उसी से पहले ही वो समाप्त हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। उनका बहुत विरोध किया। परंपरागत जो हमारे यहाँ थी, जो फैली हुई थी चीज़ें परंपराओं के आधार पर, जो ऐसी परंपराएं थी जो कि मनुष्य के विकास को रोकती थी, महिलाओं के विकास को रोकती थी, हमारे समाज के विकास को रोकती थी, उन सभी परंपराओं का उन्होंने विरोध किया। और उन्होंने कहा कि जो परंपराएं हमारे विकास को रोके, हमारे व्यक्तित्व के विकास को रोके, उन सब परंपराओं को समाप्त कर देना चाहिए। तो हम देखते हैं कि जो इस तरीके से राजा राम मोहन राय थे, जो हमारे समाज को उन्होंने उस टाइम नींव रखी थी सुधारने की, लेकिन हम देखते हैं कि बहुत लंबा टाइम हो गया है कि जिस तरह से जो हमारे समाज में सुधार आने चाहिए वो आज भी बहुत ज़्यादा उनकी ज़रूरत है। आज भी महिलाओं को वो स्थान प्राप्त नहीं है कि जैसा कि राजा राम मोहन राय चाहते थे। आज भी हमारे यहाँ जाति को बहुत ज़्यादा प्रधानता दी जाती है, जातिगत को, कि जाति की जो प्रथाएं हैं, जाति की जो जकड़न है उसको आज भी समाप्त नहीं किया गया है। स्त्रियों के अधिकार और स्त्रियों की स्वतंत्रता आज भी पूर्ण सभी महिलाओं की
कुछ महिलाएं निश्चित ही स्वतंत्र हैं, कुछ महिलाएं शिक्षा प्राप्त कर रही हैं, लेकिन वो प्रतिशत बहुत कम है। आज भी हमारी महिलाएं पर्दे में रहती हैं। पुरुषों के जो भी कमा के लाते हैं पुरुष, उनकी दया के ऊपर निर्भर करती हैं। वो उनको अपनी शिक्षा प्राप्त करने की, अपनी आजीविका प्राप्त करने की आज़ादी ही नहीं है। आज भी हमारे समाज में एक बेटी का होना एक तरीके से अपराध माना जाता है कि बेटी पैदा हो गई। आज भी बेटे का पैदा होना हमारे समाज में बहुत अच्छा माना जाता है और बेटी का पैदा होना बहुत खराब माना जाता है। और आज जिस तरीके से हमारे छोटी बच्चियों बड़ी के साथ रेप केस हो रहे हैं, उसमें तो माँ बाप बेटी को पैदा करते ही डर लगता है। उनको लगता है कि किसी तरीके से कोई उसके ऊपर अत्याचार करे, उससे पहले ही अपनी बेटी को भ्रूण हत्या करके मार दिया जाए। और यही कारण है कि हमारे समाज में बहुत ज़्यादा भ्रूण हत्याएं हो रही हैं। उन दिनों तो भ्रूण हत्याएं नहीं होती थी, लेकिन आज हमारे समाज में बहुत ज़्यादा भ्रूण हत्या हो रही है। तो नारी के प्रति जो अत्याचार है वो मात्र कुछ प्रतिशत समाप्त हुआ है। लेकिन वो जो सपना राजा राममोहन राय देखा था, वो सपना आज भी पूरा नहीं हुआ है। तो हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम उन सपने को पूरा करें और जो महिला और पुरुष के बीच में विभेद है या जातिगत प्रथा हैं या हमारे महिलाओं के प्रति जो सम्मान की स्थिति है, उन सबको लाया जाए और राजा राममोहन राय के सपने को पूरा करा जाए, समाज को उस तरीके से विकसित किया जाए